12 नवंबर 1986 कजाकिस्तान के एक शहर से यहाँ का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये विमान दिल्ली जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट में पड़ोसी देश के कई छोटे और बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो इंडिया जा रहे हैं वूल खरीदने के लिए, ताकि वो इसे अपने देश में लाकर बेच पाएं और इससे मुनाफा कमा पाएं। सेम टाइम पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एक सऊदी अरेबियन फ्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। इस प्लेन में 312 पैसेंजर बैठे हुए हैं, जिसमें से 231 केवल भारतीय हैं। शाम 6:33 पर सऊदी अरेबियन की ये फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ करती है। इस शाम को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और इस बीच वह कजाकिस्तान और सऊदी के पायलट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी अरेबिया के प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन दी है। कुछ देर के बाद सऊदी अरेबियन के पायलट वीके दत्ता को बताते हैं कि हम 10,000 फीट की हाइट पर आ चुके हैं, क्या हम 14,000 फीट की हाइट पर जा सकते हैं या नहीं। वीके दत्ता इन्हें 14,000 की फीट पर जाने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ कजाक वाला प्लेन लैंड करने के लिए कहता है। वीके दत्ता कजाक वाले विमान से कहते हैं कि आप 15,000 की हाइट पर रहें और इससे नीचे उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि 14,000 की फीट पर सऊदी वाला प्लेन है। दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस 1000 फीट होना ही चाहिए। वीके दत्ता इन दोनों ही प्लेन्स को स्क्रीन पर 2 ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह देख रहे होते हैं। वह देखते हैं कि कैसे दोनों डॉट्स एक दूसरे के करीब और करीब आते जा रहे हैं और देखते देखते दोनों ही डॉट्स एक दूसरे में गायब हो जाते हैं। ये वो समय था जब दत्ता को लगता है कि बहुत ही कोई भारी गड़बड़ हो गई है। दिल्ली के करीब ही लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जगह है चरखी दादरी। उस रोज उस जगह पर रहने वाले लोग देखते हैं कि जैसे आसमान में कोई बिजली चमकी हो। इससे पहले कि वो कुछ सोच या समझते, आसमान से लोहे के टुकड़े बरसना शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि ये दोनों विमान एक दूसरे से आपस में क्रैश हो गए हैं। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister Mr. Deve Gowda begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. The radar which we have today in Delhi is a primary radar and it's a fairly old one. ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये जानने के लिए हमें पहले समझना होगा आसमान के नियम क्या होते हैं। जैसे नीचे गाड़ियों के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनके लिए कुछ पाथ होते हैं, ऐसे ही आसमान में भी प्लेन्स के उड़ने के लिए पाथ बने होते हैं, जिन्हें एयरवेज कहा जाता है और इसी पाथ पर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। जब 2 एरोप्लेन इन एयरवेज पे उड़ रहे होते हैं, तब इन 2 एरोप्लेन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस 1000 फीट का होना ही चाहिए और प्लेन के चारों तरफ 14 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए सेफ्टी पर्पस के लिए। और ये सारे रूल्स को इंश्योर करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC, जो कि जमीन पर बैठकर सारे प्लेन्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जमीन पर बैठे ATC ये मॉनिटर करते हैं कि जो प्लेन्स है वो कितने डिस्टेंस पर है, उसकी स्पीड क्या है और वह कितने एल्टीट्यूड पर है। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर हाइट से है। ATC को ये सारे विमान स्क्रीन पर ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिख रहे होते हैं। और आखिर ATC को ये सारी इन्फॉर्मेशन देता कौन है? ये सारी इन्फॉर्मेशन ATC को मिलती है रडार के द्वारा। रडार भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रडार और एक होता है सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार से हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके प्लेन्स का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, लेकिन एल्टीट्यूड यानी कि हाइट का पता करने के लिए हमें सेकेंडरी रडार का यूज करना होता है। और बात यह है कि सेकेंडरी रडार की जो टेक्नोलॉजी है वो लगभग नई टेक्नोलॉजी है और जिस समय ये विमान हादसा हुआ था दिल्ली में, उस समय सेकेंडरी रडार की ये टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी और ATC को केवल प्राइमरी रडार पर ही निर्भर करना होता था। उस समय प्लेन्स का एल्टीट्यूड जानने के लिए ATC वाले पायलट से संपर्क करते थे और पायलट उन्हें बताते थे कि वो इस समय कितनी हाइट पर हैं। 12 नवंबर की उस शाम को होने वाले इतने बड़े डिजास्टर में किससे आखिर क्या गलती हुई जो ये हादसा हो गया। 2 प्लेन एक दूसरे में क्रैश कर गए। क्रैश के बाद जब दोनों प्लेन से ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया तो उस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुनी गई कि आखिर वो जो पायलट थे वो क्या बातें कर रहे थे।
जो सऊदी वाला प्लेन था वो 14,000 फीट की हाइट पर ही था, और ये जो टकराव हुआ ये भी 14,000 फीट की हाइट पर ही हुआ। यानी कि कजाकिस्तान वाला जो विमान था वो 15,000 की हाइट से 14,000 की हाइट पर आ गया था, जबकि वीके दत्ता ने कजाक वाले पायलट्स को ये कहा था कि आप 15,000 फीट की हाइट पे ही रहना और उससे नीचे मत आना, क्योंकि 14,000 फीट की हाइट पर सऊदी वाला प्लेन इस समय मौजूद है। जब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को सुना गया तो पता चला कि कजाकिस्तान वाले जो दोनों पायलट थे वो एटीसी की बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे और अपनी ही बातों में लगे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि यहाँ दिल्ली में कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है। इस हादसे को सही से इन्वेस्टिगेट करने के बाद 3 वजहों का पता चला जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पहला था कम्युनिकेशन गैप, यानी एटीसी और पायलट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा था। एटीसी पायलट से क्या कह रहा है, पायलट इस बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे और ना ही वो इसको समझ पा रहे थे, तो इसको एक मिस कम्युनिकेशन कहा गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और इसमें एक बड़ी बात ये देखी गई कि जो कजाकिस्तान के पायलट थे उन्हें अंग्रेजी ढंग से समझ में नहीं आ रही थी, यानी कि उनको इंग्लिश सही से आती ही नहीं थी। और दूसरी वजह यह थी कि उस समय में केवल एक ही कॉरिडोर होता था जिससे प्लेन आते थे और जाते थे। आज के समय में प्लेन के आने के लिए और प्लेन के जाने के लिए 2 अलग अलग कॉरिडोर होते हैं। और तीसरी वजह जिसकी बात मैंने पहले ही की थी कि उस समय सेकेंडरी रडार नहीं हुआ करता था। एटीसी को उस समय पर केवल प्राइमरी रडार पर ही डिपेंड होना पड़ता था। इस हादसे के बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने और दुनिया के बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स ने पूरे सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए जिससे आगे भविष्य में ऐसा हादसा कभी फिर ना हो। और थैंकफुली इंडिया में कभी ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।